अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इसेंशियल्स ऑफ सूट इन सिविल प्रोसीजर कोड या पार्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट, कि जो दावा होता है या सूट होता है उसके इसेंशियल्स क्या होते हैं और उसको ड्राफ्ट करने के लिए, दावा को ड्राफ्ट करने के लिए या प्लेंट को ड्राफ्ट करने के लिए उसमें कौन कौन से जो हैं पार्टिकुलर्स जो हैं वो होते हैं या उसमें कंटेन होने चाहिए। तो ये दो टॉपिक बन जाते हैं इस तरह से, और ये बहुत छोटे से टॉपिक हैं, इसको हम आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये हैं तो छोटे से टॉपिक, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं एक दावा फ़ाइल करने के लिए, एक सूट फाइल करने के लिए या उसको ड्राफ्ट करने के लिए। तो आज जस्ट हम जो है वो ऑर्डर 7 सिविल प्रोसीजर कोड का रूल 1 ही पढ़ेंगे। इसमें ही सारी चीज़ें जो हैं वो हम कवर कर लेंगे अपने टॉपिक के हवाले से। तो पढ़ते हैं जी, ऑर्डर 7 रूल 1, पार्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट। अब जो एक प्लेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं, उसको ड्राफ्ट करने का तरीका क्या है, उसका खाका जो है वो कैसे बनेगा, किस तरह हम जो है वो सूट या प्लेंट या दावा जो है वो ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं जी, इसकी सब क्लॉज ए है, द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज़ ब्रॉट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे या ड्राफ्ट करेंगे दावा फाइल करने के लिए दावा को। तो सबसे पहले हम अदालत का नाम लिखेंगे। बिल फ़र्ज़ के हम लिखते हैं ऊपर बादालत जनाब फ़लाँ फ़लाँ जज साहब का नाम, सिविल जज फ़लाँ। वो लाहौर भी हो सकता है, पिंडी भी हो सकता है, फैसलाबाद भी हो सकता है, इस तरह से। आगे चलते हैं जी, क्लॉज बी है, द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिव। तो अब चूँकि प्लेंटिफ जो है वो दावा फाइल कर रहा है डिफेंडेंट के ख़िलाफ़, तो सबसे पहले जो है वाइफ जो हैं वो प्लेंटिफ के या मुद्दई के आएंगे। तो अदालत का नाम लिखने के बाद उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, वहाँ पे बमुकदमा लिखेंगे। तो आगे लिखेंगे प्लेंटिफ का नाम, मिसाल के तौर पे सरफराज अहमद, वल्द मोहम्मद अहमद, कौम कोई भी जो भी उस बंदे की प्लेंटिफ की मुद्दई की कौम हो, और जो है वो साकन फ़लाँ फ़लाँ, तो फ़लाँ फ़लाँ जगह का रहायशी है। सब क्लॉज सी पढ़ते हैं जी, द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट सो फार एज दे कैन बी एसरटेन्ड। अब तीसरे नंबर पे जो है वो लिखेंगे डिफेंडेंट का नाम। सबसे पहले हमने अदालत का नाम लिख लिया, उसके नीचे आके बमुकदमा करके आगे प्लेंटिफ का नाम लिख दिया। अब बनाम लिख के वर्सेस लिख के डिफेंडेंट का नाम लिखेंगे। डिफेंडेंट का नाम भी एज इट इज़ वैसे ही आएगा जैसे प्लेंटिफ का आया था। तो उसका नाम, फिर बल्दियत, फिर कौम, आगे वो साकन कहाँ का है, कहाँ का रेजिडेंशियल है वो, तो वो लिख के आगे आ जाएंगे। क्लॉज डी पढ़ते हैं जी, विच द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज़ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो है वो साउंड माइंड नहीं है, अनसाउंड माइंड है, या वो बच्चा है अभी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, या वो माइनर है, तो उस हद तक वो भी साथ जो है वो मेंशन करेंगे उनके क्वाइफ लिखते वक्त। आगे क्लॉज ई है जी, द फैक्ट कंसिस्टिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अराउज। तो दावा हमने तैयार करने के लिए ऊपर अदालत का नाम लिखा, फिर हमने प्लेंटिफ का नाम लिख दिया, वर्सेस करके हमने जो है डिफेंडेंट का नाम लिख दिया। तो अब दावा किस बिना पे फ़ाइल किया जा रहा है, तनाज़ा क्या है, वो भी तो लिखना है। फिर कॉज ऑफ एक्शन जो है उसमें सारी डिटेल हम लिखेंगे कि ये वकूआ हुआ, ये प्लेंटिफ जो है वो फ़लाँ जगह का रहायशी है, डिफेंडेंट फ़लाँ जगह का रहायशी है, जो ऊपर कवायद दे दिए हैं, इनके दरमियान ये माहिदा हुआ, फिर इस जो है प्लेंटिफ ने ये लाइबिलिटी पे अदा करनी थी, डिफेंडेंट के ऊपर ये लाइबिलिटी थी। तो जो भी मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, किसी भी तरह का जो भी तनाज़ा है, तो वो जो है तमाम तर अपनी तफसीलात दे के एंड पे अपना कॉज ऑफ एक्शन जो है वो लिखेंगे कि मुतनाज़ चीज़ है क्या। आगे सब क्लॉज एफ है, द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम पिछले कुछ दिनों से जो है वो
सीपीसी की तरफ भी आ रहे हैं, सीपीसी को भी हम तवज्जो दे रहे हैं, इस पर भी वीडियोस आ रही हैं। तो लास्ट वीडियो जो कल की थी वो थी ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ सिविल कोड। उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड। तो ये उसी की बात कर रहा है। क्लॉज एफ जो है द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन। अब कि कोर्ट को वो केस सुनने के लिए, एंटरटेन करने के लिए उस सब्जेक्ट मैटर पे भी जो है वो ज्यूरिसडिक्शन हासिल होनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी, वो मुतनाज़ जो भी वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में है। और जो सब्जेक्ट मैटर प्लेंटिफ लेके आ रहा है, जिस चीज़ के बारे में वो क्लेम कर रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है वो उस पर भी जो है कोर्ट को पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रहकर उस पर ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए। अगर कोर्ट को इन दो चीज़ों पे पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है और सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन है, तो फिर वो कोर्ट जो है वो अहल है उस सूट को एंटरटेन करने के लिए। आगे चलते हैं जी। सब क्लॉज जी है द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम। एंड पे जो है वो रिलीफ जो प्लेंटिफ ने क्लेम करना है वो भी अपने दावा के अंदर, सूट के अंदर लिखेगा। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी। सब क्लॉज एच हैविट द प्लेंटिफ हैज़ अलाउड अ सेट ऑफ और रिलिंक्विश्ड अ पोर्शन ऑफ हिज क्लेम द अमाउंट सो अलाउड और रिलिंक्विश्ड। एंड आगे जी सब क्लॉज आइए इसी के साथ पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पज ऑफ जुरिसडिक्शन एंड ऑफ कोर्ट फीस सो फार एज द केस एडमिट्स। अब अगर तो कोई सेट ऑफ है, सेट ऑफ क्या होता है, मिसाल के तौर पे प्लेंटिफ ने जो है वो दावा फाइल कर दिया 50 लाख का किसी भी डिफेंडेंट के ख़िलाफ़। अब डिफेंडेंट जो है उसने भी तो लेने हैं पैसे प्लेंटिफ से। तो अगर प्लेंटिफ अपने दावा में ये बात मान लेता है कि हाँ जो ये मुतनाज़ चीज़ है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें से मैंने भी इसके इतने पैसे देने हैं, तो वो जितना सेट ऑफ रिलिंक्विश करेगा वो भी उसमें जो है वो अपना स्टेटमेंट देगा दावा के अंदर। आगे सब क्लॉज आई है जो वही जो हमने पहले मैंने आपको डिस्कस कर लिया है हमने कि जो सब्जेक्ट मैटर की जो ज्यूरिसडिक्शन है सिविल कोर्ट की, उसकी बाबत है कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यूएशन करके कोर्ट फीस एक्ट भी तो इस पे लागू होता है ना सूट्स पे। तो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यूएशन करके कोर्ट फीस लगानी है फिर प्लेंटिफ ने उस दावा के ऊपर, तो फिर कोर्ट जो है उसको एडमिट कर लेगी। तो ये था हमारा पार्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट के जो दावा है उसके जो है पार्टिकुलर्स क्या क्या होने चाहिए, उसको कैसे ड्राफ्ट किया जाता है और इसेंशियल्स क्या हैं। बेसिकली मेन एसेंशियल्स जो हैं वो दावा के वो 4 ही हैं। पहला है ओपोजिशन पार्टीज़। अब ओपोजिशन पार्टीज़ क्या है कि जब दो पार्टीज़ होंगी, मुखालिफ पार्टी एक दूसरे के ख़िलाफ़ होंगी, दो पार्टीज़, तो फिर ही तो दावा किसी के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ाइल किया जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला एसेंशियल जो है वो ओपोजिशन ऑफ पार्टीज़। दूसरा जो है सब्जेक्ट मैटर, कि कोई सब्जेक्ट मैटर भी तो मुतनाज़ होना चाहिए ना पार्टीज़ के दरमियान। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर ख्वाह वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसे कि हम मनकूला जायदाद या गैर मनकूला जायदाद कहते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, तो फिर सूट कैसे फ़ाइल किया जा सकता है किसी के ख़िलाफ़। तो तीसरा जो है वो कॉज ऑफ एक्शन है। अब सब्जेक्ट मैटर मुतनाज़ा है तो फिर किसी ने इनकार किया होगा, किसी ने अपनी लाइबिलिटी जो है वो पूरी नहीं की होगी, तो उस वजह से जो है वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। तो तीसरा एसेंशियल जो है वो कॉज ऑफ एक्शन है। और चौथा एसेंशियल जो है वो सूट का सबसे अहम एसेंशियल भी है, वो है रिलीफ। रिलीफ जो भी प्लेंटिफ ने अपना दावा ड्राफ्ट करना है, जो भी उसने अपनी स्टोरी जो है दावे में ड्राफ्ट की है, एंड पे उसने उसी के मुताबिक अपना रिलीफ भी कोर्ट से जो है वो क्लेम करना है। पूरा दावा ड्राफ्ट करने के बाद अगर रिलीफ क्लेम किए बगैर ही दावा जो है वो कोर्ट में सबमिट करवा दिया जाए, तो फिर जो है वो दावा नहीं चल सकता, उसको रिलीफ नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने अपने दावा में जो है एंड पे रिलीफ प्रेयर में रिलीफ अपनी क्लेम ही नहीं की कि वो किस लिए कोर्ट में आ रहा है। तो आज हमने डिस्कस कर लिया है जी इसेंशियल्स ऑफ सिविल सूट्स अकॉर्डिंग टू सिविल प्रोसीजर कोड, और वो पार्टिकुलर्स जो कि प्लेंट में होने चाहिए दावा को ड्राफ्ट करने के लिए ज़रूरी चीज़ें जो हैं
हाँ, यहाँ हम दावा को किस तरह ड्राफ्ट कर सकते हैं, इन 2 टॉपिक्स को आज हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको कोई हेल्पफुल जो है वो ये साबित हो रही हैं आपके लिए, तो काइंडली मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।